हाँ, तो वो अपन देख लेंगे, है ना। बाकी जी कोई सर। इशू नहीं, ठीक है। जी सर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। So first of all, Shivin, again congratulations for getting the rank. थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू यू। मतलब क्या दिन आ गए कि हमें जूम पे मिलना पड़ रहा है। हम तो सर काफी टाइम से जूम पे मिल रहे हैं। जूम पे मिल रहे हैं, वरना वो एक कितना अच्छा अपना मोमेंट था जो गेट गेट टुगेदर हुआ था, तुम थे, मैं वो था, तो तरुण सर था। बेस्ट था सर, वो बेस्ट था सर। बेस्ट। शिविन, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हमने तैयारी के बारे में सोचा कैसे, कि क्यों हमें ये तैयारी करनी सर मैं शामली उत्तर प्रदेश जिले का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो गांव से ही हुआ है। बेसिकली मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, एक्सेप्ट हमारी जनरेशन, यानी कि मैं और मेरा भाई। मेरा भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में है और मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। अदरवाइज उसके अलावा हमारा कम्प्लीटली रूरल प्लस एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। तो और स्कूलिंग सर प्राइमरी एजुकेशन गांव से, और हायर एजुकेशन गांव पास के एक कस्बे से हुई है। और जर्नी का सर ऐसे है कि 12th क्लास में फर्स्ट थॉट आया था, मतलब मैंने कभी ये वर्ड सुना था 12th के अखबार में, पढ़ा था अखबार न्यूज़पेपर के अंदर कि आईएएस बनकर जिले का नाम रोशन करेंगे। ये एक्चुअली स्टोरी है सर। तो जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, तो वहां पहली बार ये टर्म सुनी थी, ये सुना था कि कोई बड़ी चीज होती है। तो उस टाइम पे फर्स्ट थॉट था कि ये एक चीज है जो बनकर अपन जिले का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मोमेंट चेंज सर हुआ कॉलेज में आकर। यानी कि ये कहूँ ना सर, जैसे अगर मैं बोलने लगूं कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, इस मुकाम पर 2 बार रैंक ली है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी अकेले की मेहनत है। सिचुएशन ऐसी बनती चली गई है कि मैं यहाँ तक पहुंचता चला गया। यानी कि जो मेरे साथ के बच्चे हैं, जो मेरे स्कूलमेट्स स्कूल टॉपर्स थे, वो आज या तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, या फिर एसआई की तैयारी कर कर, या बेल्ट जॉब की नौकरी कर कर वहां पर सेटिस्फाई है फिलहाल। लेकिन मैं, मेरा एक मोमेंट रहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया सर, और वहां कर जो एक एक्सपोजर मिला लाइफ का, कि हम बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं लाइफ में, भले ही आपका बैकग्राउंड छोटा हो। तो उस बेसिस पर सर तैयारी स्टार्ट हुई सर कॉलेज में। तो मतलब शिविन, हम ये देखें ना कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हम किस बैकग्राउंड के हैं, और आज हम किस मुकाम पे पहुंचे, ये जी। बहुत ही बड़ी बात जी। जी सर। है। शिविन, एक मोमेंट तुम्हारी लाइफ में आया था कि जहाँ पे जी तुमने सर। तैयारी स्टार्ट करी। तैयारी स्टार्ट करने के बाद में एक मोमेंट आया कि तैयारी की एक फेज में कि यू फेस्ड द टफेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यस सर। एंड हम मिले, हमने उसके बारे में बात भी करी। जी सर। वुड जी यू सर। लाइक टू टॉक अबाउट इट? यस सर। यस सर। इन द ओवरऑल चैलेंजेस, बट करंटली जैसे आपने मेंशन कर ही दिया है, मेरा सर ये रहेगा इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हार्डशिप कभी तैयारी में किसी के साथ आ सकती है। पर्सनल लेवल पर इससे ज्यादा डिफिकल्ट आना मुश्किल है सर, जो ये फेज था। मैं अभी भी लॉस्ट वर्ड यूज नहीं करता हूँ अपने फादर के लिए, आई लॉस्ट माय फादर, आई कीप ट्राई टू कीप माय फादर ऑलवेज विद मी। जो विद उन 2 महीने में जब मैं आपसे मिला था, उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा गैप फील हुआ था कि शायद अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन सर जेन्युइनली, यू बिलीव और नॉट, उसके बाद से सिलेक्शन हो गया है 2 बार, और हर बार हर खुशी में मैंने साथ रखा है, हमेशा फोटो साथ रखता हूँ। तो उसके बाद से कभी ऐसा गैप फील नहीं होता है कि नहीं है। तो एक्चुअल में मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी है, यानी कि जो चेहरे की स्माइल चली गई थी, वो स्माइल भी नहीं गई है, वापस आ गया। ऐसा लगता है कि उनके लिए जो अचीव कराना था, उनको अचीव कराकर दिया है। तो उतनी हार्डशिप के बाद भी अगर एग्जाम निकाला जा सकता है, और 2 2 बार, स्पेसिफिकली इंटरव्यू स्टेज जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। मैं, आप जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं सर से पहली बार उसी फेज के दौरान मिला था, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था, और टफेस्ट फेज था लाइफ का। मेरे फादर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई थी उस टाइम पे। सर से मिला, और इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके पहले मेरे 138 मार्क्स थे इंटरव्यू के अंदर। उस फेज के बाद भी मैं 41 मार्क्स का एक इंक्रीमेंट ला पाया अपने इंटरव्यू मार्क्स में। 179 आई गॉट, नॉट टू मच बट नॉट टू लो, एंड दैट वाज द थिंग जिसने सिलेक्शन के लिए मेरे को रैंक दी। इंटरव्यू स्कोर वाज द ओनली स्कोर, ना ऑप्शनल का स्कोर अच्छा था, ना जीएस का स्कोर अच्छा था, ना एसए का स्कोर अच्छा था, सब एवरेज थे। सिर्फ इंटरव्यू स्कोर के बेसिस पर मैं लिस्ट में नाम ला पाया हूँ। तो आई वुड से दैट दोज वर द ब्लेसिंग्स ऑफ माय फादर, नॉट डायरेक्टली ऑन माय हेड, but definitely from somewhere he is looking me, and he will always be with me. Definitely, I'm very sure about it. शिविन, वो जो एक लॉस था, मतलब कि अब तुमने बोला कि लॉस कर दो, यूज नहीं करोगे,
मतलब एक जो वो मोमेंट था ना कि जहाँ पे आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन तुमने अपने आप को संभाला, और अपने आप को संभाल के ना बिल्कुल सिर्फ सर। तुमने संभाला, तुमने उनका जो एक अधूरा सपना था तुमने उसको पूरा किया। वो कितना जी डिफिकल्ट फेज था वो तो जी मुझे पता है, हम साथ थे। पर उस पेज में वो क्या ऐसी चीजें थी कि जिसने तुम्हें वो एक गाइडिंग लाइट की तरह किया काम, की नहीं, जो है वो है, लेकिन हमें वो अधूरे सपने पूरे करना जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये था कि मैंने ये मान लिया था कि मेरे साथ है, क्योंकि सर मैं लगातार दिल्ली में रहता आया हूँ, तो सिर्फ फोन पे बात होती थी, बहुत कम गाँव जाना होता था। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि मेरे साथ है, और जो बातें मैं फोन पे उनसे डिस्कस करता था, उस लेवल की बात मैं उनसे फोटो में डिस्कस कर लेता हूँ अभी भी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जैसे गांव से बिलोंग करते हैं हम, जैसे तो वहाँ पर क्या है ना, स्वागत होता है अगर कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो है। मेरा पहला असिस्टेंट कमांडेंट निकला था तब हुआ था, और फिर नेक्स्ट वाले सिविल सर्विस में मैंने नहीं कराया था, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत रिसेंट घटना थी। लेकिन मेरे मन में ये था कि अगर ये होगा तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा, तो मेरा स्वागत जरूर होगा गाँव में, क्योंकि गाँव मेरा बहुत ज्यादा सपोर्टिव गाँव है, बंतीखेड़ा गाँव है, बहुत सपोर्टिव गाँव है मेरा। तो मुझे था स्वागत होगा। तो मुझे पता था कि अगर वो स्वागत होगा तो मेरा नहीं होगा, मेरे फादर का स्वागत होगा। वो मैंने वहां फोटो रखी, और आधा डिस्कशन उसी चीज पर चला कि भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं अपने पापा जैसी छवि तब भी नहीं बन पाऊंगा। भले ही मैं आईएएस बन गया हूँ, गांव वाले माइक पर आकर बोल रहे थे सही। कि मेरे फादर का स्टेचर इतना हाई था कि हो सकता है मैं बराबर पहुंच जाऊं, लेकिन उनसे आगे निकल पाना मतलब अनलाइकली है मेरे लिए, किसी भी स्टेज पर मैं पहुंच जाऊंगा लाइफ के। तो उनके ही आइडियल्स हैं, मैं आज भी उसी हेल्पिंग नेचर में बिलीव करता हूँ, जितना नेचर उनका हेल्पिंग था, और मैं उसी आइडियल पे आकर बढ़ूंगा। और यही गाइडिंग लाइट थी मेरे लिए कि उसने मुझे आगे बढ़ाया है कि हाँ हमें कंटिन्यू रहना है। फर्स्ट कि वो मेरे साथ है, सेकंड कि भले ही वो फिजिकली साथ नहीं है, लेकिन गांव वालों की और समाज की नजरों में उनको ऊपर रखना है कि हाँ इसने, इनकी वजह से हमने एक ड्रीम अचीव किया है। और थर्ड सर, जो हमारे अंदर एक पब्लिक सर्विस का मोटिवेशन होता है, लोगों के लिए कुछ करने का एक जज्बा होता है, वो अभी भी है। तो वो एक तीसरा जरिया था जिसके अंदर ये था कि भले ही आप पर्सनल लाइफ में हार्डशिप फेस करो आज या कल, सर्विस के अंदर भी सर बहुत सारी पर्सनल हार्डशिप फेस करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी जो हमारी सर्विस है वो कंटिन्यू रहेगी, और वो एक मोटिवेशन फैक्टर हमेशा बना रहेगा। तुमने जो ये बात करी कि पब्लिक सर्विस के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर एक हो जाता है कि हमें क्यों तैयारी करनी है, हम ये तैयारी में क्यों है। जी लेकिन जी कहीं सर। ना कहीं ना मैं ये देखा करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ना बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म इन द सेंस कि उनका फोकस सिर्फ इसी पे रह जाता है कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो मुझे तो ये करना ही है। लेकिन सिलेक्शन के लिए बाकी चीजें भी रिक्वायर्ड है। अब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, हम्म, एक स्टूडेंट है जो डीपीएस से पढ़ा हुआ है, जो सीधा आईआईटी चला गया, आईआईएम चला गया। मेरा ये मानना है कि उसको, उसका जो लेवल है, उसका जो एक बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं और उस बैकग्राउंड से हमें जिस बैकग्राउंड में पहुंचना है, वो बहुत डिफिकल्ट फेज होती है। बट आई थिंक जी सर। इट इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी जी सर। एग्जाम कि एक लेवल पे आके सब बराबर हो जाते हैं। जो मेहनत कर जाएगा, जो एग्जाम की कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा, वो रैंक निकाल जाएगा। ऐसा नहीं है सभी आईआईएम वाले रैंक निकालते जी हैं, सर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले रैंक नहीं निकालते, है ना। जी इस सर, पे इसमें तुम्हारा मैं क्या एक चीज विचार और है? ऐड करना चाहूंगा। ये सर जो आपने बोला बिल्कुल करेक्ट है। इनफैक्ट जनरली लोग एक फन फैक्ट टाइप है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सबसे ज्यादा जोश होता है बच्चे के अंदर कि मैं तो बिल्कुल। एक अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, ज्यादा से ज्यादा दो अटेम्प्ट बस, और आईएएस, कोई दूसरी सर्विस भी नहीं। सर्विस। मेरा सर रिवर्स था, क्योंकि एक बैकग्राउंड है ना, आपको कॉन्फिडेंस और आपके सपनों का दरिया और सपनों का एक जो लाइन है ना वो तय कर देता है। मैंने रिस्क तो लिया कि करनी है मुझे, मेरे फैमिली ने, फादर ने, सबने सपोर्ट किया कि कर लीजिए। लेकिन दरिया इतना छोटा था ना, दायरा इतना छोटा था कि ऐसा लगता था कि अटेम्प्ट दूंगा 5-6 अटेम्प्ट और होगा नहीं, और घर जाके खेती करूंगा। जैसे हम स्कूल टाइम के अंदर अपना खेती करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट थे हम खेती के अंदर। मॉर्निंग जाते थे खेत, इवनिंग जाते थे खेत, बीच में स्कूल का टाइम। तो वो था कि वो एक रहेगा, और उसमें ये एग्रीकल्चर के अंदर ये इनोवेशन ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो ये था कि 6 अटेम्प्ट में भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स निकला सर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, दैट वाज द मोमेंट कि हाँ भाई अब सिलेक्शन होगा ही होगा, चाहे एक अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ा बैरियर लगता था। ना बैकग्राउंड था, ना बिल्कुल। कोई गाइड था कि भाई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहे। यूट्यूब भी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी कि हर चीज में आपको गाइड कर दे। एक चीज तो सर ये है। दूसरा चैलेंजेस पहले फेस में, मैंने अपनी लाइफ में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के अलावा इंग्लिश पहली बार डीयू में आकर देखी है कि भाई दूसरे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में हो सकते हैं। हो सकता। इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश तो पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसके अलावा और सही। सब्जेक्ट भी इंग्लिश में हो सकते हैं। उसके बावजूद भी सर मैंने इंग्लिश बैकग्राउंड रखा, इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, इंग्लिश में मेंस दिया।
बहुत अच्छे मार्क्स नहीं बूस्ट अप कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स बूस्ट अप किए, इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर बूस्ट अप किया। तो ऐसा है कि अगर हम इतनी ज्यादा हार्डशिप होने के बावजूद भी, कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अलाउ नहीं कर रहा है, स्कूलिंग बैकग्राउंड भी आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लैंग्वेज भी आपको अलाउ नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एक लेवल के बाद सब बराबर है। मेरा सब आधा बराबर। बैच दानिश के अंदर, और मैं साई में था, वहां पे आधा बैच आईआईटीएन था, सही। और 80% बीटेक और एमबीबीएस, so I am with them, so it means after a level, after a point, if you are doing the things in right direction, you will be at the same place. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यहाँ पे वही है ना कि यूपीएससी अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर देती है, ये आप पे है बिल्कुल। कि आप कैसे मेहनत कर लेते हैं। जी सर। जी सर। सर एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से आपके लिए रेज करना चाहता हूँ सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये ठीक भी हो सकता है। हार्डशिप के बाद सर हम रैंक ले लेते हैं, लेकिन टू अचीव दैट लेवल, द आईएएस लेवल, द टॉप 100 रैंक और टॉप 50 रैंक, दैट इज ऑल्सो, दैट सीम्स ए ड्रीम। वो ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड से आप हार्डशिप को ओवरकम करके यहाँ तक पहुंच सकते हो, लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कुछ एडिशनल चीजें भी करनी होगी, जो मैं अभी भी फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो क्या है, कि मैं उस ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाऊं अभी। तो जो पता चलेगा तो नेक्स्ट टॉक में सर डेफिनेटली आई विल टेल यू। और अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। कुछ पता हो तो जरूर सर आप भी इसमें अपनी लाइन बताना सर। यार इसमें ना पता है मुझे क्या लगा करता है ना, मुझे ये लगा करता है कि एक लेवल पे ना, जैसे तुमने जो बात करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेहनत है, जो जो जोश है ना, अगर वो सही तरीके से गाइडेड हो तो आदमी एक लेवल अचीव कर लेता है। वो ना फिर बैरियर क्रॉस क्रॉस करने की कंडीशन में आ जाता है। बैरियर चाहे फिल्म्स का हो, बैरियर चाहे मेंस का हो, बैरियर चाहे इंटरव्यू का हो, कहीं ना कहीं क्या है कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रहती है, उस मेहनत की कमी से हम बैरियर क्रॉस नहीं करते। एंड जी वंस यू क्रॉस द बैरियर, अब जैसे तुम्हारा जो केस है कि यू हैव क्रॉस्ड ऑल द बैरियर्स, प्रीलिम्स, मेंस, जी इंटरव्यू फेज, यू हैव क्रॉस्ड ऑल द बैरियर। अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है ना, वो जर्नी सभी से टफ रहती है। अभी तक की जो जर्नी है वो वो भी सबसे टफ डिफिकल्ट थी, है। है ना, लेकिन वो अगर आज हम बैठे कंपेयर करें ना, क्योंकि अब बढ़ाने 20 नंबर, 30 नंबर, जी। पहले हम फाइट कर रहे थे 1750 नंबर के लिए, हाँ। है ना। वो 1750 नंबर की पूरी ओपन फाइट थी। अब फाइट हो रही है 30 नंबर की, 40 नंबर की। वो एक एक नंबर की फाइट टफ है, बट आई बिलीव कि एक लेवल पे आने के बाद, एक्सपीरियंस आने के बाद में, यू विल डू गुड। और अगली जब टॉपर स्टॉक करेंगे, आई होप, एंड आई होप क्या यस मतलब सर। होगा ही, हम बहुत जी अच्छी रैंक पे इसको हम बात, है ना। जरूर सर। हाँ शिवन, फिर एक चीज ये आती है कि आज की डेट में, या मतलब हम कभी भी देखें, जैसे प्रीलिम्स का तुमने भी देखा है, प्रीलिम्स एक इतना हम्म। बड़ा बैरियर बन जाता है कि लोगों से क्लियर होता ही नहीं है। तो जी अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि अगर हम प्रीलिम्स को थोड़े से छोटी सी चीजों में समराइज करना चाहें, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, पर अगर हम इसको एक जी समरी में दें कि तुमने ऐसी वो क्या कोर चीज पकड़ ली कि जिससे आप प्रीलिम्स निकलता ही चला गया, वो रुका नहीं। जी सर, वैसे अभी के कंटेक्स्ट में बात करें तो थोड़ा चेंज रहेगा स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन जो हमने फॉलो की थी 2019 के अटेम्प्ट से, तो उसमें क्या है सर, टेस्ट जो है ना मॉक, वो बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में दिए थे। और सिर्फ ऐसा नहीं है हम्म। कि टेस्ट दिए हैं उनको ना, जो एनालिसिस है ना टेस्ट का सर, मैं आपको अभी ओरली जो ब्रेकअप में जितना बता पाऊंगा मैं उतना बताने का ट्राई करता हूँ। एक प्रॉपर हम शीट बनाते थे। एक तो हमारा अच्छी चीज ये थी कि हम ग्रुप में पढ़ते थे, ग्रुप में इन द सेंस हम्म। पढ़ाई खुद से करते थे, लेकिन जो टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने बना रखा था, हम 8 लोग थे लाइब्रेरी के अंदर, डीयू के अंदर ही हमारी लाइब्रेरी थी, तो हम सब लोग एक टाइम फ्रेम के अंदर एक साथ 8 लोग रूम में बैठ के टेस्ट देते थे। फिर उसका 8 के 8 एक साथ एनालिसिस करते थे अगले 4-5 घंटों तक। और एनालिसिस का जो फैक्टर रहता था वो ऐसे रहता था कि हम में से कुछ लोगों के 40 क्वेश्चन, सब लोगों के ठीक, जो कॉमन है, यानी कि वो हमारी नॉलेज वाला फैक्टर है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सिर्फ मेरे ठीक होंगे, 4-5 क्वेश्चन जो दूसरे किसी कैंडिडेट के ठीक होंगे, तीसरे किसी कैंडिडेट के ठीक होंगे। तो हमारा फोकस रहता था कि उस कैंडिडेट से ये निकलवाया जाए कि जब हमने सेम बुक्स पढ़ी है, सब कुछ सेम किया है, तो वो उसका माइंड इस क्वेश्चन के लिए कैसे वर्क किया है कि उसका ये ठीक है और हम लोगों का ये गलत है। एंड आफ्टर 2-3 टेस्ट, ओनली 2-3 सब्जेक्ट वाइज थे हमने, हम सबका स्कोर 100 क्रॉस कर गया उसके बाद से। और उसके बाद से हमने अपना एवरेज, उसके बाद से हमने अपना एवरेज 100+ देखा है। और गैसिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्वेश्चन हमसे बात कर रहा है कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन ठीक है। तो यानी कि अगर आप जितनी ज्यादा टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे ना, मॉक की प्रैक्टिस और उसका एनालिसिस, और एनालिसिस का एक और ये है कि अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आप किसी और के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे, आप अकेले तैयारी करते हैं, तो एक शीट फॉर्मेट में कर सकते हैं कि आपने एक एनालिसिस करना है।
कि आपके बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज के बेसिस पर हुए हैं वो इतने क्वेश्चन है, ये उस टेस्ट क्वेश्चन का नंबर है। उसके बाद स्मार्ट गैस कितने क्वेश्चन में किया है, यानी कि जिसमें आप मिनिमम 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर पाए हो 4 में से, वो आप स्मार्ट गैस कैटेगरी में उसको काउंट कीजिए, और वो लिखिए कि मैं ये क्वेश्चन स्मार्ट गैस कैटेगरी के हैं 20 क्वेश्चन, और 20 में से मेरे 15 ठीक है, 5 गलत है, या 5 ठीक है, 15 गलत है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हर सेक्शन के अंदर अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, और एवरेज हमेशा 100 से ऊपर रहेगा। अगर इस स्टेप को हम रिलीजियसली टेस्ट में फॉलो करते हैं तो हम कर सकते हैं। और अगर सर बहुत लंबा आंसर नहीं खींचू तो एक चीज और है इसके अंदर, जो हम टेस्ट देते हैं ना, हम मार्केट से टेस्ट ना लाएं, उसको क्या करते हैं कि घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो प्रिंट निकलवाएं उसका, और वन साइडेड प्रिंट निकलवाएं, जैसे मार्केट में अवेलेबल है ऐसे ही वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वन साइडेड टेस्ट निकलवाने का फायदा ये होगा कि इधर एक साइड क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो काफी बड़े होते हैं, और हम सॉल्यूशन कभी भी अपनी लाइफ बिल्कुल में 40 टेस्ट देने के बाद, 50 टेस्ट देने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर तीन स्टेट क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट है, उनमें से किसी का नो हटता है, किसी का करेक्ट होता है, तो उसके अंदर से सॉल्यूशन के अंदर से सिर्फ वो चीजें उठा उस क्वेश्चन में क्लीन हो रही है। और अगर कुछ एडिशनल बचता है तो वो जो साइड का हमने पेज ब्लैंक छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 1 की 3 ये पॉइंट एडिशनल है, उसके बाद सॉल्यूशन साइड में रख दीजिए। अगर आपने 80 टेस्ट भी किए होंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मिनिमम हार्डली 3 से 4 दिनों के अंदर आप 80 टेस्ट भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ आपके क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं, आप सारा सॉल्यूशन वाला पार्ट ऑलरेडी इधर उतार चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये बहुत स्ट्रेटजी जो है तुमने बहुत सही बताई। और ये होता है, पता है, लोगों के साथ मैंने देखा है ना कि वो नंबर ऑफ टेस्ट तो बढ़ा लेते हैं, एनालिसिस जीरो। उनका सिर्फ फोकस नंबर पे रहता है। अगर 50 नंबर आए हम्म, तो भी टेंशन रहेगा, 150 आए तो ऐसी खुशी मिलेगी कि पता नहीं क्या ही कर दिया है ना। अल्टीमेटली दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। वैलिड इसलिए नहीं है कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स से 3 दिन पहले टेस्ट लगा, 3-4 दिन पहले टेस्ट, 42 नंबर है। वो टेस्ट पेपर सेट करने वाला गलत था, उसका माइंड सेट गलत था, उसका इंटेंशन भी गलत था। पता नहीं क्यों, पर उसका इंटेंशन भी गलत था कि लोगों का मोटिवेशन डाउन करते हैं। और डाउन होगा। जो भी था उसका एक अपना इंस्टीट्यूट का जो भी था कि हमारे का बस बढ़ जाए बाकी डाउन हो जाए। वो 42 नंबर देख के लगा गेम खत्म, कहानी खत्म। अब तो क्या, अब तो अगली बार देखेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एंड आई क्लियर प्रीलिम्स विद ईज। बट वो 3-4 दिन में ना मैंने बस वही किया कि अपना पूरा पिछला जो एनालिसिस था मैं वो लेके बैठ गया। मैं ये लेके बैठ गया कि यार मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। पहले क्लियर किया हुआ, कहीं ना कहीं वो मुझे क्या फील हुआ, जिस पे अब हम बात करेंगे, कि एक पॉइंट के बाद में ना आपकी तैयारी तो हो जाती है, उसके बाद में सिर्फ एक ही फैक्टर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। मेक और ब्रेक जो है वो सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है। 150 बिल्कुल नंबर सर। वाले भी मैंने फेल होते देखे, और मैं खुद जी। एग्जांपल बैठा हूँ, 42 नंबर लेके बैठा था टेस्ट टेस्ट में, मैं पास हुआ, बड़े आराम से मैं पास हुआ। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, इसकी जो खासियत है, ये आपको पास कराता है या फेल कराता है, ये मेरा पर्सनल बिल्कुल। ओपिनियन है। इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ये सर, इसमें सर ये है कि अभी करंट सिचुएशन में अगर हम एनालाइज करें तो ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, सबको ऑलमोस्ट सेम लेवल होता है, कुछ बच्चों को छोड़कर, कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको छोड़कर बाकी सबका लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। उन 2 घंटे के अंदर हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन 4 लगातार ऐसे आ गए जो नहीं आते हैं और वो हम्म, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, उसके बाद जो आपने ठीक करने हैं ना क्वेश्चन, और जिनमें आपने गैस करना है वो भी गलत हो जाएंगे अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैंडिडेट्स को कॉमन सेंस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्टअप रखना पड़ेगा उन 2 घंटे के अंदर। अब इतनी छोटी सी जर्नी है, मतलब ये छोटा सा फेज है जर्नी का, प्रीलिम्स, आपने हमने सबने लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने हैं, लेकिन एग्जाम को हम इतना ओवर हाइप कर देते हैं अपने माइंड में कि वो 4 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे एक्चुअल फ्रेंड किसी एक फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ था। फर्स्ट जो क्वेश्चन आ गए थे वो डिफिकल्ट आ गए, उसके बाद जो उसका मोरल डाउन हुआ, मतलब 10 मिनट तक हैंग आउट हो गया बिल्कुल कि क्या चल रहा है ये, मैं कैसे कर पाऊंगा। और उस सब होने के बावजूद भी सी मिस हर प्रीलिम्स विद 0.67 मार्क्स। अगर वो बिल्कुल थोड़ा सा ये डाउन नहीं करती तो सी वुड हैव क्रॉस्ड द बैरियर, और अब तो कट ऑफ इतनी डाउन आ चुकी है कि इजीली आई बिल्कुल डोंट थिंक अगर कोई थोड़ा सा भी एफर्ट डाल रहा है तो उसको रहना चाहिए प्रीलिम्स के अंदर। वैकेंसी भी 3 साल से काफी अच्छी आ रही है। बट सर एक एक नया फैक्टर जो मैं ऐड इन करना चाहूंगा सर प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली रिगार्डिंग, इस साल का मैंने बहुत एनालाइज नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों के हिसाब से भी बोल सकता हूँ, जिसका मेंस थोड़ा सा भी स्ट्रोंग है ना सर,
यानी कि जिसकी एनालिटिकल पावर, उसने मेंस की आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत कर ली है, उसको प्रीलिम्स में सर 4-5 क्वेश्चंस में हेल्प जरूर मिलती है, अभी जिस तरीके का पेपर वो सेट कर रहे हैं। तो यानी कि आप प्रीलिम्स और मेंस से कंसोलिडेटेड तैयारी रखिए, और जब प्रीलिम्स आएगा एक तो वो कॉन्फिडेंस देगा आपको मेंस की तैयारी की, आपकी मेंस के लिए ऑलरेडी रेडी है। और सेकंड ये कि आपको 5-6 क्वेश्चन में वो जरूर हेल्प करेगा। और यू बिलीव मी और नॉट, मैंने जितने एटलीस्ट अपने बड़े सर्कल में फ्रेंड्स का और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कट ऑफ एनालाइज किया है ना, जितनी कट ऑफ है एक्स एक्स प्लस और -3 में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो आपने, अगर आप फिलहाल एक अच्छे लेवल पर कैंडिडेट हो तो आप x-3 पर हो, तो अगर आपकी मेंस की तैयारी ठीक है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो आप x-3 से x को क्रॉस कर जाइए, किसी भी तरफ x+3 पर पहुंच जाइए। यही एक चीज है जो आपको प्रीलिम्स की तरफ ले जा सकती है, क्रॉस करा सकती है। और एक्चुअल में सर ने एक अच्छा वर्ड यूज किया है, बैरियर। ये एक्चुअल में बैरियर है, यानी कि आपने एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है। मैं भी नहीं हूँ उस कैटेगरी में, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर कोई बच्चा ऐसा भी है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, कि जिसके कंटिन्यूअसली एक प्रीलिम्स, 2 प्रीलिम्स, 3 प्रीलिम्स फेल हो गए हैं, लेकिन जब उसका प्रीलिम्स हुआ है, ही वाज सो श्योर और सो कॉन्फिडेंट कि वो उस साल रैंक में आए और टॉप 100 या टॉप 200 रैंक में आए। सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कि आपने मेंस को ज्यादा अपनी प्रायोरिटी रखनी है। जनरली क्या होता है सर, पहला में प्री, और कोई भी प्री फेल होने के बाद ना एक फोबिया बन जाता है प्रीलिम्स का, फिर अपन अपनी तैयारी का 60, 70, 80% पोर्शन प्रीलिम्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या, अपना मेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो यानी कि हमें होलिस्टिक अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो अपन उसको प्रीलिम्स प्लस मेंस रखेंगे, और जिस साल भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उस साल अपन लिस्ट में होंगे। ये वाली स्ट्रेटजी सर आई थिंक ज्यादा वर्क करेगी प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए भी। ये नहीं कह रहा कि मैं, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, यानी कि अगर ये माइंड सेट रखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर खत्म होगा, और मेंस की जो आपकी तैयारी है वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। और आप नहीं भी सोच रहे होंगे ना कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो, तो आपका हो जाएगा। एंड तुमने जो ये मेंस की तैयारी का बोला ना, ये ऐसा नहीं है कि ये पास्ट 2 या 3 साल में ही वैलिड है। ये ना अच्छा, ये पहले भी इटरनल रहा होगा चीजें हैं सर। ये हाँ सर, ये पहले इटरनल भी चीजें हैं, लेकिन लोग लोग करते नहीं है ना। लोग करते क्यों नहीं है? अब है ना, देखो ऐसे मान लो, जो मेंस की तैयारी करेगा वो मेंस का होलिस्टिक सिलेबस पढ़ेगा। रहा। होलिस्टिक सिलेबस पढ़ेगा, डेफिनेटली। तुम 4 या 5 क्वेश्चन बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अराउंड 10 क्वेश्चन। कुछ हम्म। क्वेश्चन डायरेक्ट, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। हमें इनडायरेक्ट भी तो नॉलेज से बड़ा फायदा मिलता है ना। 10 क्वेश्चन का गेम है, अगर वो 10 में से 4-5 भी ठीक हो गए तो वही तुम्हारा जो है कि x+-3 वो हम क्रॉस कर जाएंगे। जी सर। फिर इसके बाद में शिविन एक ना जो बहुत अच्छी तुमने बात की कि प्रीलिम्स एक ऐसा फोबिया बन जाता है। फोबिया बनने के बाद मेंस की तैयारी करते नहीं है, एम बन जाता है बस प्रीलिम्स निकालना। फिनिश कर दो। प्रीलिम्स निकल गया तो मतलब सीधा काटत, है ना, क्योंकि ये एक चीज रहती है। लेकिन मेंस में तुमने कंटिन्यूअस मेंस क्लियर किया है, तो मेंस में जी सर। तुम्हारी ऐसी क्या स्ट्रेटजी रही कि कंटिन्यूअस मेंस हमारा क्लियर होता चला गया, मेंस हमारा रुका नहीं? वरना कुछ कैंडिडेट तुम्हारे भी ग्रुप में होंगे, पीयर ग्रुप में भी होंगे, जी सर वो है। प्रीलिम्स से तो प्रीलिम्स से तो वो क्रॉस कर रहे हैं एवरी टाइम, बट कहीं ना वो मेंस के बैरियर को क्रॉस कर नहीं पा रहे। जी सर। सर मेंस के स्पेसिफिकली रिगार्डिंग, मैं बहुत हाई स्कोरर तो नहीं रहा हूँ पिछले अटेम्प्ट्स में, इसमें मेरा ठीक ठाक स्कोर बढ़ा है। लेकिन आपने जो बोला कि कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो पा रही है और कंटिन्यूअसली 3 साल से कट ऑफ क्लियर हो रही है, उसमें सर ये है कि मैं पहले डाउन साइड बता देता हूँ कि जो निगेटिव चीजें हैं हमारी इसको आंसर ना राइटिंग की, यानी शिविन पर्टिकुलरली। जी सर। शिविन इसको जी सर। अपन ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते जी सर। हैं। एक कंटेंट वाला साइड, दूसरा नोट्स हम्म। वाला साइड, तीसरा प्रैक्टिस हम्म। वाला साइड, चौथा रिवाइज करने वाला। ऐसे करेंगे तो ठीक है शायद सर। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम एक जी सर। अच्छी जी सर, बेहतर टॉक स्ट्रक्चर कर है। लेंगे। ठीक है सर। सो सर जैसे आपने तोड़ ही दिया है तो यही एक आंसर है। कंटेंट और जो नोट्स हैं वो तो सबसे प्रायर चीजें हैं। आपने जब तैयारी स्टार्ट करी है उस टाइम पे आपके ऊपर टेस्ट का कोई प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर कोई चीज का प्रेशर नहीं है, आप सिर्फ कंटेंट गैदर करते जा रहे हो। हमने इतना कंज्यूम करना है कंटेंट जितना हम संभाल सकते हैं। अगर ज्यादा भी कंज्यूम कर लिया है तो हमें उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा को हम ऑलरेडी छोटे में तोड़ चुके होंगे। और सर मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बेस्ट तो ये है कि सबीर सर का मैं यहाँ पे नाम कोट करना चाहूंगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है, सिनॉप्सिस बनाना हर चीज की। यानी कि जो आपने 20 पेज में नोट्स भी बना लिया ना, आप उसको सिर्फ अपने लिए 1 या 1.5 या 2 पेज में उसको तोड़ दो। जैसे हमने प्रीलिम्स के लिए बोला कि वो सब कुछ वहीं आ जाएगा सर, जितना छोटा कंटेंट होता है ना, कि जितने कम पेजेस में कंटेंट होता है, ट्रू। साइकोलॉजिकल भी है सर ये, कि जितना ट्रू। छोटे पेजेस में होता है उतने जल्दी हम रिवाइज कर जाते हैं। जल्दी। तो फर्स्ट स्टेज ये है, कंटेंट के बाद नोट्स, और नोट्स के बाद भी समरी नोट्स। और समरी। जैसे ही कोई बच्चा समरी नोट्स पर पहुंचता है
देन माय फर्स्ट एंड लास्ट एडवाइस वुड बी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंकिंग कि आपने सिलेबस कितना कवर कर लिया या आपको लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट, राइट स्टार्ट मींस स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप कितना कर पा रहे हो कितना नहीं। सर जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस मेंस को मैंने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स के बाद, और जब मैंने आंसर लिखे तो मैं 10 क्वेश्चन कर पाया था सर, राइटिंग स्पीड काफी स्लो थी, और हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया था तो थोड़ी सी सोचने में टाइम लगता था, क्योंकि हम ट्रू। उसको ट्रांसलेट करते थे अपने मन में, और जो बच्चे ऑलरेडी इंग्लिश बैकग्राउंड से उसके ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप, मैं कोचिंग के बारे में यहाँ सर बीच में एक थोड़ा पोज लेकर बताना चाहूंगा, किसी भी कोचिंग के बारे में, अगर कोई बच्चा चाहता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता या सेल्फ की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहता, आई थिंक उस बच्चे को भी टेस्ट सीरीज अर्लीस्ट, जैसे उसका कंटेंट और उसके नोट्स रेडी हो, टेस्ट सीरीज उसको अर्लीस्ट ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ट्रू। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहा है तो डेली आंसर राइटिंग किसी ना किसी फॉर्मेट में ज्वाइन करे, तो जैसे ही आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करोगे ना, आप पहला आंसर को और फिर 2 महीने बाद के अपने आंसर को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे थे और आज क्या लिख रहे हो, और वही आपको जो कैंडिडेट है ना, इनके जो आपका इंस्टीट्यूट है या आपका जो कोई मेंटर है वो आपको बताएगा कि ये स्ट्रेटजी है, और आपने बस वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सर मैं बहुत प्लेन एंड सिंपल वर्ड में बताता हूँ, इसको अपन लेते हैं इस तरीके से, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है हमारा, अभी हमारे पास 90 दिन है प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। अब कोई भी आपसे स्ट्रेटजी पूछे कि क्या स्ट्रेटजी है कि मैं मेंस की अच्छे से तैयारी कर पाऊँ, तो सर सबसे बेस्ट होता है, ये पहले भी अप्लाई कर सकते हैं हम, सबसे बेस्ट होता है कोई शेड्यूल टेस्ट सीरीज का उठा लो, अगर खुद की टेस्ट सीरीज भी नहीं सही। ज्वाइन कर रहे हो किसी भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल उठा लो और सिर्फ उस शेड्यूल को फॉलो कर दो, देन योर 90 डेज आर ओवर। ट्रू। सिमिलरली इसके पहले भी ऐसा रखो, जब प्रीलिम्स के पहले हो तो इंटीग्रेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो ना, अगर इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड नहीं दे रहा है ना तो घर लाके इंटीग्रेटेड करो। जैसे सर मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ था, वहाँ मेंस की जो टेस्ट था, जैसे हिस्ट्री का टेस्ट देने आज, तो मैं मेक श्योर करता था कि 100% भी मेक श्योर की हिस्ट्री का टेस्ट देने से पहले मैं प्रीलिम्स का हिस्ट्री का टेस्ट एक दिन पहले घर पे दे रहा हूँ उसका सही। एनालिसिस के साथ, तो मेरा मेंस में तो हेल्प होती थी, लेकिन मैं एक साथ 2 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज हमने फॉलो करनी है किसी भी सिनेरियो के अंदर, तो हमको हेल्प की, तो हो गया, नोट्स हो गए और आंसर राइटिंग हो गई, आंसर राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ इवेल्युएशन। किसी को फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा आई थिंक, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। और उसके अलावा सर ये है, तो ये एक स्ट्रेटजी है सिर्फ एवरेज मार्क्स गेन करने के लिए, यानी कि आप मेंस के बैरियर को क्रॉस कर जाओ, वो उसके लिए है। उसके अलावा अगर आपने एफर्ट्स डालने हैं, जो फोर्थ स्टेज आती है, जो एडवांस स्टेज में कहूंगा मेंस की भी है, उसमें आपने एग्जामिनर की भी साइकोलॉजी से खेलना है थोड़ा सा। एग्जामिनर की साइकोलॉजी से यानी कि हमें एक्सपेक्टेशन माननी पड़ेगी एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे हम अभी लूज लैंग्वेज में बोल देते हैं कि GS3 के अंदर उसको फैक्ट चाहिए, हम्म। डेटा हम्म। चाहिए, तो आप GS3 के लिए फैक्ट डेटा बनाओ भाई, बनाओ। जितना बना सकते हो बनाओ। हो सकते हैं 4 नंबर 5 नंबर भी बढ़ेंगे ना, तो 4 नंबर 5 नंबर बढ़ गए, मेरे 40 नंबर बढ़ गए इस साल, 41 40 40 पर। 38 स्कोर बढ़ गया, तो ऐसे 4-5 हम्म। करके 40 स्कोर बढ़ जाता है। तो GS3 में उसको ये चाहिए, GS4 में उसको एग्जाम्पल चाहिए, तो भाई एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर लेते हैं GS4 के लिए। उसको डेफिनेशन अच्छी चाहिए, डेफिनेशन पूछ रहा है तो डेफिनेशन कलेक्ट कर लेते हैं। GS1 के लिए उसको डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है GS1 के लिए, जैसे सब्जेक्ट और क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो उसको वो देते हैं, यानी कि उसकी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा थोड़ा खेलना है। ऑप्शनल में क्या चाहिए उसको, डेप्थ चाहिए ऑप्शनल में उसको, कि चीजों को इतना एक्सप्लेन करना है कि कोई भी पढ़े उसको लूसिडली समझ जाए, तो ऑप्शनल में उसकी साइकोलॉजी से खेलना है। तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी के हिसाब से करना है सब कुछ चीजें, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मेरा मेरी अब मैं अपनी बैक साइड शुरू करता हूँ, जो मेरी डाउन साइड है कि मैं बहुत ज्यादा उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाया कि टॉप 100 के ब्रैकेट में पहुंच जाऊं। हम क्या करते हैं सर इन जनरल, एक आंसर राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। जैसे मेरा आंसर राइटिंग स्टाइल है थोड़ा एक्सप्लेन वाले फॉर्मेट वाला, तो मैं 2 लाइन 2.5 लाइन के अंदर एक पॉइंट लिखता हूँ। कुछ बच्चों का है 4 वर्ड 5 वर्ड या मैक्सिमम हाँ। 1 लाइन, वो वाला फॉर्मेट वाला। तो मेरी गलती क्या है पर्सनली कि मैं क्यों उसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ, कि GS3 में जब उसको फैक्ट और डेटा ज्यादा चाहिए तो मैं भाई उसको 4 वर्ड और 5 वर्ड में आंसर दूं, और एथिक्स में उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एथिक्स में एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है। तो मुझे लगता है कि जो हम एवरेज वाले ब्रैकेट में फंसे हुए बच्चे हैं ना, जैसे मैं चैतन्य को पर्सनली जानता हूँ, भानु को जानता हूँ, तो मैंने सब में ये थोड़ा थोड़ा एनालाइज किया कि हम उस चीज में फंसे हुए हैं कि हमारा आंसर राइटिंग स्टाइल इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर इज सेम, तो वो हमें मेंस की कट ऑफ क्रॉस करा दे रहा है, बट दैट इज नॉट लेटिंग अस टू गो इन टॉप 100 और टॉप 200 ब्रैकेट। सिविल इसमें पता है क्या है इसमें ना, ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये चार जो मैंने पॉइंट बोले ना, नोट्स,
प्रैक्टिस, रिवाइज करना, ये आपको मीन्स निकाल देगा, ये आपको रैंक भी दिला देगा। बात अगर अगर आ रही है ना कि आपको टॉप में जाने वाली बात है, तो वो टॉप में जाने वाली जी जो बात है ना यार, वहां पे सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगा करता है वो प्ले करता है लैंग्वेज। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हम लोग रहते हैं जो रीजनल बैकग्राउंड के रहते हैं, स्पेशली बिल्कुल। जिनका हिंदी एक मदर टंग नहीं है, हिंदी उनका कोर बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि जिन चीजों को कहने के लिए, जैसे मैं भी चैनल पे पोस्ट डाला करता हूँ, ठीक है, पोस्ट में 4 लाइन के बीच में कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास में वो सिंगल लाइन नहीं है। अगर किसी का इंग्लिश पे कमांड है तो उसी वो अच्छे शब्द यूज करेगा, सामने वाला समझ भी जाएगा। लेकिन जी मुझे सर। वहां पे 4 लाइन लगानी पड़ती है, वो एक ही लाइन में वो मैसेज को देके आगे चला जाए। अगर मैंने 40 लाइन लिखी है तो मैंने टोटल सिर्फ 10 मैसेज दिए। जिसका लैंग्वेज पे कमांड है वो 40 लाइन में 40 मैसेज देगा। 40 मैसेज देगा। सेम सर, सेम मेरे साथ है। इस साल थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया है, GS 3 के अंदर स्पेसिफिकली इम्प्रूव किया था, GS 2 के अंदर इम्प्रूव किया था। और एक्चुअली इस साल थोड़ा सा जो मेरा मेंस का फोकस था कि यही था कि क्यों मैं अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो मैंने डेलिबरेटली ट्राई किया, और वो एक्चुअली GS 3 और 2 में मिला के मेरे अराउंड 20-25 के स्कोर, अराउंड स्कोर बढ़ गया था इन 2 सब्जेक्ट के अंदर। तो आई थिंक ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम इस पे, लेकिन सर उसके लिए वही बात है कि 1-2 अटेम्प्ट में पहले सिलेक्शन लेकर, या 1-2 अटेम्प्ट में मेंस निकाल कर उसके बाद इस तरफ अपन जा पाएंगे। ये मैं कॉमन जो आपने बोला ना कि हम रूरल बैकग्राउंड और हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में है। मेरे को कॉमन फीडबैक मिलता है सर, जब मैं किसी मेंटर के पास जाता था या जिसने मेरी कॉपी वैलिडेट की है, कि आपका एक वर्ड यूज करते थे सर वो, मतलब कंटेस्ट ये था कि क्लियर नहीं हो पाता था उनको, यानी कि दिमाग लगाना पड़ता था कि वो सोचने के लिए कि मैं इस मैसेज के थ्रू क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। टू द पॉइंट नहीं थे तुम, टू टू द द पॉइंट पॉइंट नहीं नहीं होती थे, थी वो चीज, अगर हाँ। हम ऐसे तो बोलते। वो 2-2.5 लाइन 3 लाइन के अंदर वो उसमें फोकस शिफ्ट हो जाता था। लेकिन इस बार काफी इंप्रूवमेंट के साथ किया, यानी कि ये भी डुएबल है, ये भी डुएबल है डेफिनेटली सर, कि इसमें ना अपन पता है उसको शिविन, चार। यस यस, प्लीज 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 कंटिन्यू कंटिन्यू। जी सर। नहीं सर, बस ये कह रहा हूँ कि ये अपन अगर थोड़ा सा फोकस करके करें, एक लेवल को क्रॉस करने के बाद, तो हम इसको एग्जामिनर की साइकोलॉजी और टॉपर्स के प्रीवियस आंसर्स को देखकर हम इस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं। मैंने सर देखे, जैसे कुछ आंसर्स देखे तो उनको डिट्टो ट्राई करने का ट्राई किया, लेकिन 40-50% हो पाया, लेकिन फिर भी अपने प्रीवियस से काफी इंप्रूवमेंट था वो। एक्चुअली पता है शिविन, दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत ये आती है सभी से पहला स्टेज जो है कंटेंट तैयार करना, नोट्स तैयार करना, 50% जान निकल जाती है वहां पे। आंसर राइटिंग जी पे आना, और आंसर अगर लिख दिया उस दिन तो ऐसा फील होता है कि आज तो अब सीधे कार्डर की बात कर लेते हैं। जी अपने आंसर किसे पसंद नहीं आते हैं, ठीक है। जी सर। फिर क्या होता है कि हम अनकॉन्शियसली एक ही पैटर्न फॉलो करते रहते हैं और आंसर राइटिंग करते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं ना कि 30 टेस्ट लिखेंगे, 40 टेस्ट लिखेंगे, नहीं पास हो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं 8 ही टेस्ट लिखेंगे लेकिन वो तमीज से बिल्कुल। लिखेंगे और अच्छी रैंक लेके निकल जाते हैं। तो तुमने जो एक टर्म यूज किया ना वो वैलिड है कि आपको ना कॉन्शियस एफर्ट मारना पड़ेगा हम्म। जब आप अपनी तैयारी फेज में हो। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई एडवांस इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है ना। आपको एक कॉन्शियस माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर मैं 4 लाइन लिखता हूँ, अब जैसे तुमने बोला टॉपर्स की कॉपी देख ली, या फिर अगर हम्म। कहीं पे कुछ ज्वाइन कर रखा है, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे बेस्ट कॉपीज आती है, आप बेस्ट कॉपी देखो, वहां से आप वर्ड्स को जी पिक कर लो। आप जैसे ही उन वर्ड्स को पिक कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वही है ना कि 40 लाइन में मैं 10 मैसेज दे रहा हूँ, 40 लाइन में वो 40 मैसेज दे रहा है, 40 में 40 मैसेज पहले की तो वैल्यू है, नंबर ज्यादा मिलेंगे। नंबर ज्यादा मिलेंगे। अच्छा शिविन, फिर एक बात आती है कि फर्स्ट इंटरव्यू का तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था उसमें कुछ फनी चीज हुई थी, क्या हो गया तो? सर जो अभी आप ये देख रहे हैं ना सर, ये नीचे हाँ। लेटे हुए हैं अभी। तो वो क्या था ना, उस साल गलती से खड़े हो गए सर, ये ऐसे चले गए। तो उन्होंने काफी ग्रिल किया उसके ऊपर, बट आई डोंट थिंक उसकी वजह से मार्क्स गए हैं। और उसकी वजह से सर उस टाइम पे आई डोंट थिंक हमें ऑन रिकॉर्ड ये चीजें कहनी चाहिए, नहीं। लेकिन सर एक मन में था कि हम रूरल बैकग्राउंड से आए हैं और ऐसी जगह से उठे हैं जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते कि इधर अपन पहुंच सकते हैं, वहां से उस अपन कुर्सी पे उठे हैं। बैठेंगे। तो हमें ये लगता था कि उस चेयर पर बैठने के बाद सामने वाले का इन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा कि ये बच्चा वहां से निकल कर आया है, ही हैज सम हम्म। स्पेशल थिंग इन देम। बट सर देयर इज नथिंग लाइक दिस, दिस डज नॉट मैटर, फुल्ली यू विल हैव एग्री, टू प्रूव फुल्ली इन एग्री, दो 30 मिनट। सो फुल्ली मेरा एग्री ये विद यू। भ्रम टूटा, फर्स्ट इंटरव्यू के बाद मेरा ये भ्रम टूट गया था
और उसके बाद से जो उनको चाहिए, यानी कि जो उनको माइंडसेट चाहिए वो उनको थाली में परोस कर देना पड़ेगा। तो वो माइंडसेट से नहीं जाना है कि प्री कंसीव्ड कोई माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर, थोड़ा नर्वसनेस थी, वो भी अगेन सर बैकग्राउंड की वजह से ही है कि आपका बैकग्राउंड आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ नहीं करता था उस टाइम पे। फर्स्ट बिल्कुल। इंटरव्यू था और इनिशियल फेज में इंटरव्यू आ गया। ऐसा था कि अगर जैसे लास्ट टाइम हुआ सिलेक्शन के टाइम पे 2 महीने मिल गए, अगर उतना टाइम मिल जाता तो आई थिंक 160 प्लस ब्रैकेट में उस टाइम पहुंच जाता। एज ए पर्सनैलिटी मेरी अच्छी पर्सनैलिटी मैं मानता हूँ, मेरे जो पीयर बताते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स पेरेंट्स या जो भी बताता है कि अच्छी पर्सनैलिटी है बोलने के दौरान भी। और ऐसा नहीं है कि कोई निगेटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने वाला माइंडसेट है, तो उस लेवल पर पहुंच जाता। और आई थिंक अगर थोड़ा सा उस टाइम पे ये चीज होती तो सर 2019 में ही आईपीएस कंप्लीट हो गया होता। इतने कम मार्जिन से चीजें रही थी 138 स्कोर आने के बावजूद भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें वही है कि फिर बाद में एफर्ट मारा गया, इम्प्रूवमेंट किया गया, जी सर। और इंटरव्यू में तुमने अच्छा खासा और ये इम्प्रूवमेंट मेंटेन कर रहा लिया। सर, ये मेंटेन रहा। और इंटरव्यू के लिए तो सर मैं मतलब मेंटेन। मैं तो स्पेसिफिकली आपका नाम रिकमेंड कंप्लीटली करता हूँ, खासकर अपने बैकग्राउंड को देखकर कि भाई अगर कोई मेरे बैकग्राउंड का है तो मैं बोल देता हूँ कि चला जा, और नहीं है क्योंकि सर वो उनको फिर ये लगता है कि यार ये क्या रिपीटेटिव चल रहा है, लेकिन हमें पता है ना कि उसका इंटरनली कितना फायदा है। इस साल भी सर मैं बहुत कम तैयारी कर पाया हूँ इंटरव्यू की बिकॉज ऑफ द जॉब। लेकिन हम्म। despite that fact 173 score that remained the same. It means that personality is lying on that zone. We need some more extra effort. और वो भी सर एक्चुअली ऐसा है अभी तक भी हिंदी टू इंग्लिश वाला कन्वर्जन अभी तक भी बचा हुआ है। तो उसकी वजह से सर ये लगता है ना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मेरे पास फुल कॉन्फिडेंस का उसका आंसर देने के लिए, लेकिन जब मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो एक छोटा सा ऐसा पोज आता है और उस पोज के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो सामने वाले को लगता है कि मैं नर्वस हूँ या अंडर नर्वस। कॉन्फिडेंट हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ये फैक्टर है, अगर मैं चाहूंगा कि अगले बार मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला तो मैं इंग्लिश की ही इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन ना हो और कॉन्फिडेंटली मैसेज जो है वो कन्वे हो पाए। वही है शिविन, अगर इसको हम सम अप करें ना, तो मैं एक वर्ड स्टेटमेंट मैं करता हूँ यूज, कि अंडर द सन एनीथिंग कैन बी लर्न। जी सर। कुछ भी हम लर्न कर सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। किसी के लिए मुश्किल कभी प्रीलिम्स रहा है, प्रीलिम्स निकालता जाएगा, किसी के लिए मेंस रहा है, मेंस निकालता जाएगा। अब जैसे तुमने बताया कि इंग्लिश एक इशू रहा, पर वो हमने करेक्ट कर लिया। और बिल्कुल। सीधी सी बात है कि हमें कोई फ्लुएंसी चाहिए नहीं, हमें उतना चाहिए जैसे तुमने बोला एक रिक्वायरमेंट है। आप बिल्कुल। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो। आप ऐसे मत बिहेव करो कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, जैसे होते हैं कुछ हम्म, लोग कि नहीं नहीं मेरा तो मेंस में स्कोर होगा ही नहीं। अगर वो हम्म, माइंडसेट ही तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो होगा ही नहीं, फिर तो कोई कुछ नहीं बिल्कुल कर सर। बिल्कुल सर। सकता। अश्विन, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर रिफ्लेक्ट बैक करूं, कि हम अगर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें तो पास्ट में ऐसी एक या दो हम वो मिस्टेक्स पिक करें कि जो हम्म, अगर हम नहीं करते तो अभी तक हम अपना एक ड्रीम अचीव कर लेते जिसके लिए हमने अपनी तैयारी शुरू करी थी, जो भी है। कुछ मिस्टेक्स जो बिल्कुल भी हैं जो तुम पॉइंट आउट कर। सर। फर्स्ट मिस्टेक थी एक करियर, वैसे मेरा श्योर था कि मुझे इस लाइन में जाना है, लेकिन सर वो रिस्क फैक्टर है वो कम होता है। तो सर मैं कॉलेज के बाद सर 1 साल ड्रॉप हो गया मेरे से, कंप्लीट ड्रॉप। यानी कि मैं उसमें एसएससी के बारे में सोचने लगा या फिर एक हम्म। ऐसा करियर की भाई थोड़ी, क्योंकि घर से बहुत ज्यादा पैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो लकीली मेरे भाई की जॉब लगी उस साल, तो फिर जाके मैं थोड़ा श्योर हुआ कि अब मैं इस तरफ जा सकता हूँ। तो उसके पहले एक गलती ये हुई कि सर वो फुल कंप्लीट ईयर जो हमने ड्रॉप लिया है ना, तो उस वो एक बहुत बड़ा नुकसान देकर गया है। वो इसलिए में नुकसान देकर गया कि आज तो आपका अटेम्प्ट आपने आगे पुश कर दिया है, तो आप अटेम्प्ट को जितना आगे पुश करोगे उतनी आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसके बाद तैयारी शुरू करी, उसकी वजह से पहला प्रीलिम्स फेल हो गया। सो एक डाउन साइड तो ये रही सर। और सेकंड जो मैं खुद से भी कह सकता हूँ, हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले जा सकते थे। जैसे मैं हमेशा ये कोसता हुआ है कि मेरा कोई डायरेक्ट मेंटर नहीं रहा इनिशियल फेज में, सब कुछ हम्म। फेलियर के बाद सीखने को मिला है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, जैसी आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर हम्म। सेकंड ईयर वाले, किसी के भी पास पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि बताओ 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 बताओ, तो मुझे शायद वो अप्रोच रखनी चाहिए थी, बताओ 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 वाली। तो भी शायद मेरे लिए चीजें 1-2 साल पहले खिंच कर आ जाती और मैं शायद और अच्छे रैंक ब्रैकेट में पहुंच जाता। उसके अलावा सर मैं तारीफ पे में नहीं कह रहा हूँ सर, तारीफ करने के वे में स्ट्रेटजी मैं बहुत सही से बना लेता हूँ किसी भी चीज की। ब्रेकअप, क्योंकि मैं चीजों को छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़कर करने का ट्राई करता हूँ, तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बन जाती है। तो जब स्ट्रेटजी बनाई उसके बाद उसको फॉलो किया, सक्सेस मिल गई, लेकिन वो स्ट्रेटजी बनाने में डिले हो गई चीजें। बाकी आई थिंक ये एक इसमें फैक्टर है सर। इसमें इसमें एक बहुत फेमस लाइन होती है ना कि डोंट री इन्वेंट द व्हील।
तो या तो किसी से सीख लो या फिर हेल्प ले लो। जैसे तुमने बोला जी कि सर। कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, दे डोंट फील शाय कि हेल्प लेना चाहिए कि नहीं। कभी कभार मैंने देखा है, लोगों का ईगो हर्ट होता है कि मैं हेल्प कैसे लूँ, मैं तो ये हाँ। हूँ। तो फिर ठीक है, समय लगेगा, आज नहीं तो कल हेल्प तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी बिना सर, जी सर, हेल्प, हमारा चाहे हम प्रोफेशनल हेल्प लें चाहे नहीं, हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प हमें लेनी ही पड़ती है। पड़ेगी सर। और सर जैसे सर एक और पॉइंट मैं अभी ये रेज करना चाहूंगा सर, अभी थोड़ा मुझे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है तैयारी के अंदर सर, अभी ये ट्रेंड नया चल गया है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे अब तैयारी में कंप्लीटली उतर चुके हैं, क्योंकि जो अब पहले एक तो सर जो दूसरे एग्जाम की साइकिल एसएससी वगैरह की वो डिसरप्ट हो चुकी थी काफी, तो उसके बाद हम्म। उनको जो एक स्टेबल करियर परस्यू करना था बच्चों को, रिस्क कम लेना था, वो भी खत्म हो गया है। और दूसरा यूट्यूब और पेंडेमिक के बाद से बिल्कुल एक बहुत ज्यादा ऐसे ओरा बन गया है सिविल सर्विस एग्जाम का, भले ही कि आप तैयारी अच्छे से कर पाओ ना कर पाओ, सब देना चाहते हैं इस एग्जाम को, सब परस्यू बिल्कुल करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आते ही वो कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर लाइब्रेरी ज्वाइन करके सिविल सर्विस की तैयारी करने लगते हैं। तो उनके लिए पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूंगा सर, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं इससे। काफी लोग मैंने फर्स्ट ईयर में देखे हैं ऐसे जो सीधे स्टैंडर्ड बुक उठा ले रहे हैं। आप कॉलेज के बाद शायद उठा लो तो आई थिंक कुछ हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन मुझे लगता है अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको, आपके पास पूरे 3 साल कॉलेज के, उसके बाद भी आपको 1 साल और मिलेगा, 4 साल है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए और उसको रिलीजियसली एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी बुक पढ़ो, हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक है, अगर आप 40 एनसीईआरटी पढ़ जाओगे तो एक बुक पढ़ने में कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। सो आई थिंक सर एनसीईआरटी में एक पॉइंट कहूंगा पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज फेज में है सर। शिविन जो कर रहे फर्स्ट हैं ईयर सर में बच्चे है। सर, जो सर स्पून फीडिंग हो रही है ना सर कंटेंट की, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये पढ़ लो, उसके बाद सर ऑलमोस्ट पूरा क्राउड सर एनसीईआरटी जो है स्किप करता जा रहा है, और वो उनको सर 2-3 साल बाद उनको पता चलेगा कि वो किस रियलाइज प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। ये सर। हो, शिविन जो फर्स्ट ईयर में है, और अगर वो तैयारी करने के लिए कहता है, तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, कॉलेज लाइफ जी लो एक ही बार में। एक ही नहीं बार सर। मिली है, अटेम्प्ट हाँ। मिलेंगे, कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि ना मैं वो कम। एक आपका प्राइम फेज है लाइफ का। कि जी सर। मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं मेरा बैकग्राउंड देखूं, तो मुझे अगर कुछ भी बनाया है ना, तो वो मेरे कॉलेज ने बनाया। कॉलेज, कॉलेज सर। और अगर मैं मेरा कॉलेज, और क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत प्यारे शहर में था, पुणे में था, अगर मैं वहां पे हम्म। नहीं जाता अपने बैकग्राउंड से, तो मैं कुछ सीख नहीं पाता और मैं कुछ कर नहीं पाता। मुझे मेरे कॉलेज ने इतना ज्यादा दिया कि मतलब पूरे लाइफ टाइम मैं कह सकता हूँ कि आई ओ अलॉट टू माई कॉलेज। जैसे बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब हम कॉलेज में पहुंचे, पुणे में पहुंचे, एकदम से नई दुनिया सी दिखी, एकदम से सब सेम कुछ सर। नया नया सा लगा कि ये कहाँ पे आ गए हम। ऐसा लगा कि वी आर इन सेकंड इंडिया, ये कौन सा देश है, ये क्या है ये। एंड कहीं कहीं ना वो एक अंडर कॉन्फिडेंस भी फील होता था। लेकिन एक चीज थी कि अपना रीजनल बैकग्राउंड होने का सभी से बड़ा फायदा था, एटीट्यूड हमेशा हाई रहा करता हाई रहता है। था। तो वो था कि तुम होगे ब्रैट्स, इंग्लिश मीडियम के होगे, तुम डीपीएस के होगे और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम भी कम हैं। तो मुझे याद है कि जो हमारी क्लास चला गई, तो क्लास में सारे इंग्लिश में डाउट पूछा करते थे, अपनी इंग्लिश बहुत ही पुअर। अभी तो कम से कम बहुत हद तक एक लेवल पे आ गई है कि वेयर आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन राइट, अभी चीजें थी। बहुत ही पुअर थी, इंग्लिश आती थी नहीं। और इंग्लिश में वही है ना कि हिंदी में पहले सेंटेंस माइंड में लेके आओ, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और जबान पे आने में कॉन्फिडेंस खत्म। तो क्लास में महीने भर हो गया, हम लोग पूछ ही नहीं पाते थे। एक दिन मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये कैसे सॉल्व करना है? मैंने हिंदी में पूछा। मैंने देखा कि मेरे पूछने के बाद कितने सारे लोगों ने डाउट पूछना चालू कर दिया, क्योंकि सबको वो क्लियर था कि हाँ। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आपने एकदम से वो कहते हैं ना, आपने लीड लीड कर लिया। हम्म। उसके बाद में जो ये इंग्लिश में डाउट पूछते थे, वो माइनॉरिटी में चले गए और हम मेजोरिटी में चले गए। सर थोड़ा मिलता जुलता मेरे साथ भी ये कॉलेज ने एक्सपोजर तो दिया ही है। मैंने क्या किया सर, फाइनल ईयर में आई कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ कॉलेज ओके। एंड हैविंग द माइंडसेट कि कल यूपीएससी करनी है तो ये चीजें डील करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। करेक्ट। और जो सर उन 2 महीनों के अंदर पब्लिक डीलिंग करी है, मेरे कॉलेज का क्राउड था 5,000, और 5,000 में से सर 9 ने में कम से कम 2-2,500 लोगों से जाकर वोट मांगी है। और वो जो एक्सपोजर था ना सर, उसके बाद तो ये था कि बस इट वाज श्योर कि अब तो यूपीएससी की तरफ ही निकलना है। एक जीत भी गया मैं इलेक्शन सर लकीली, अच्छा। और काफी हाई मार्जिन से जीता।
हाँ मैं कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, उसके बाद से सर हाँ फिर ये था कि हाँ अपने पास ये कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं। तो वो एक वो वाटर शेड मूवमेंट जैसी चीज होती है, जैसे कॉलेज में आना और मेरा इलेक्शन का कंटेस्ट करना, ये वाटर शेड मूवमेंट की चीज थी कि हाँ इस लाइन में अभी अपन को कंटिन्यू रहना है। इनफैक्ट हमारे मार्क्स भी थे कि इतने स्कोर था मेरा कि मैं एमएससी वगैरह अपना एकेडमिक्स वाली साइड जा सकता था, लेकिन फिर भी एक था कि अभी इस तरफ चले गए पब्लिक डीलिंग वाली साइड, तो हमें यही करना चाहिए। और सर मार्क्स से रिलेटेड थोड़ा एक जोकिंगली बताना चाहूंगा। हाँ। जैसे इंटरव्यू मेरे से पूछते हैं, ये कॉमन पूछा है सर दोनों इंटरव्यू में और सीएपीएफ में, सीएपीएफ के अंदर भी मेरा 10th का स्कोर है सर 70, 12th का हम्म स्कोर है 84 और कॉलेज का स्कोर भी 84 85 के राउंड है। तो वो हम्म, बोलते हैं कि जनरली ग्राफ होता है 10th में 100, हाँ 12th में 90, कॉलेज में 80, आपका एक 70 80 85, ये कैसे है? तो फिर कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहने का बस ये है कि आपका एकेडमिक भी पुअर हो सर, मैं यहाँ एक दिन मार्क्स पूछने लगे एकेडमिक के अंदर कि आपका क्या स्कोर रहा है 10th क्लास में, तो कोई भी 90 के नीचे नहीं है, मैं 70% पर हूँ और सब सेम रूम में बैठे हैं। नहीं, इसमें ना शिविन पता है क्या है कि तुमने बहुत अच्छी चीज मुझे याद दिलाई। मेरे 10th क्लास में 71% बना था। ठीक है, और मेरे पूरे खानदान में मैं पहला इंसान था जो फर्स्ट डिवीजन आया। मतलब फर्स्ट डिवीजन आना इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, हम्म मिठाइयाँ बट रही हैं, 6-7 दिन सेलिब्रेशन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एंड फिर जब हम कॉलेज, हम 71 पे ऐसे थे कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। हम्म अब वो सीबीएसई बोर्ड वालों का जब मार्क्स पूछो 92, 93%, 94%, 93%, तो लगा कि यार हम तो बहुत पीछे रह गए और ये लोग तो बहुत आगे से चालू हुए। बट वो ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्लेड अ मेजर रोल, जिसकी वजह से ना ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने साइडलाइन कर दिया और ना ही किसी को हम्म साइडलाइन करने भी दिया। आई थिंक हम्म उसकी वजह से ही हुआ कि थोड़ी ग्रोथ मिल गई। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम ना एक नेगेटिव सेल्फ इमेज में जीते कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। बिल्कुल सर। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था। अभी तो गांव में सर धीरे धीरे खत्म हो रहा है ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अच्छी बिल्कुल, चीज है ये। ये अच्छी चीज है। शिविर, कोई एक मैसेज जो तुम अब लास्ट में सब कैंडिडेट्स को देना चाहो अपनी तरफ कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिकली सर मैसेज ये रहेगा कि ट्रैप्स तैयारी के अंदर अभी एक ऐसा माहौल बन चुका है, थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री आई वुड से यूज द वर्ड, ट्रैप से थोड़ा थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा बच्चों को। बहुत लोग कुछ लोग यूट्यूब के जाल में फंस जा रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट स्पेसिफिकली, यू अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ अदर कोचिंग इंडस्ट्री के उसमें फंस जा रहे हैं। उससे बचकर सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज, इस पर फोकस करें। प्लस जो एक नया कॉन्सेप्ट सर जो आपने निकाला है और एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट सर, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। और द उसको बोलते हैं ना इंडस्ट्री का हम कुछ सर टर्म यूज करते हैं ना अपन उसके लिए, अगर इंडस्ट्री में डिसरप्शन, डिसरप्शन मेंटरशिप डिसरप्शन है एक्चुअल है। और बड़े इंस्टीट्यूट को भी इसकी तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है धीरे धीरे, पढ़ बिकॉज रहा दे है, नो द दे आर सर्वाइवल फोर्स। लाइज। यस सर, सर्वाइवल लाइज हियर। लेकिन पता है शिविन क्या है, मेंटरशिप वर्ड ना सिर्फ लोगों ने वर्ड यूज कर लिया है। जो कोर हाँ, कोर जो मेंटरशिप की जो नहीं नहीं मेहनत है पहुंच पाएंगे सर, कोई नहीं वो पहुंच कुछ पाएगा नहीं। सर, नहीं पहुंच तो पाएंगे। उसका उनको कारण समझना जो है पड़ेगा, ना, बिजनेस मोटिव में चले जाएंगे तो सर बस बस मेंटरशिप कैसे बस, बचेगी? कैसे बचेगी, क्योंकि एक मेंटरशिप मीडियम, इज नॉट अबाउट रेवेन्यू। मेंटरशिप में यस रेवेन्यू नहीं एग्जैक्टली, है। क्योंकि देर कैन नॉट बी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बट देर विल हम्म, हैव टू बी रिलेशन बिटवीन मेंटी एंड मेंटर, एंड दैट कैन बिल्कुल नॉट कम थ्रू मनी। बिल्कुल बिल्कुल। So you are my mentee here. So we don't share any money हम्म, till now. Zero transaction we have बिल्कुल। in last 2 years. Zero transaction, हम्म, and then we share the bond of mentor and mentee. वही So वही वही। that बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इनफैक्ट सर टेस्ट सीरीज से बड़ी चीजें हैं ये, जिनकी आप जैसे आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हो, और जैसे उत्कर्ष सर भी प्रोवाइड कराते थे, तो उसमें क्या है ना सर, आप मेंस का और प्रीलिम्स का आपको एक पर्सनलाइज मिल रहा है। अब मैं कम से कम सर 10 बच्चों को 15 बच्चों को मैं अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड करा देता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड जोन है मेरा भी, अपनी जॉब भी करनी है, फैमिली को भी रखना है, लेकिन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप ये समझो ना, आप जो मेंटरशिप में कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आपको पर्सनलाइज मिल रही है चीजें। बिल्कुल। मैं कुछ बता रहा हूँ ओवरऑल एम्बिट की चीजें,
और आप उसमें अपने लिए अप्लाई करोगे तो आप 20%, 30, 40 अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जब एक मेंटर आपको आपकी ही स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बेसिस पर चीजें बताएगा, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? 1 साल डिले हो जाएगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो आई थिंक सर यू ऑल्सो हैव क्रिएटेड सम डिसरप्शन हियर, एंड ट्राई टू इनोवेट मोर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम, ताकि इसकी रीच बढ़े। क्योंकि अभी भी सर आई थिंक जो एडवर्टीजमेंट वाला फैक्टर है, या फिर एक बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जो पुल फैक्टर क्रिएट करती है, वो हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इधर। लेकिन आई थिंक इन वन और अदर द वे आपको ये, आप लोगों को ये करना पड़ेगा अगर यार वो आपको ना उन देखो, देखो इसमें ना पता है क्या है कि जैसे ना मेंटरशिप की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, क्लासरूम बहुत डिफरेंट है, हम्म, क्लासरूम इज समथिंग डिफरेंट, बट मेंटरशिप में क्या है ना कि देयर इज लिमिटेड कैपेसिटी। एंड सेकंड थिंग जो मुझे लगा करता है पर्सनल लेवल पे कि मेंटरशिप का जो शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं। आपको ये हम्म, समझना पड़ेगा कि मेंटरशिप मीन्स व्हाट। जैसे अभी के टाइम पे क्या है ना, सब हर कोई यूज कर देता है फ्री मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप, और सारे की सारी चीजें चालू रहती हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रोफेशनल मेंटरशिप, तो वहां पे आपको अपने आप को भी ना एक ईगो को साइड में करना पड़ेगा। जनरली मैंने जो देखा है, पर्सनली मैंने फील किया ना, इन लोगों में ईगो बहुत है कि अरे मैंने तो इतना कर रखा है, मैंने तो ये कर लिया है, मेंटरशिप क्या है ना। हम्म, वो क्लासरूम में चुप रहेंगे, बट मेंटरशिप में दे आर लाइक कि नहीं। पर ठीक है, इसको हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जी इसकी सर, रीच बढ़े। और किसी तरीके से ना शिविन, जैसे हम शुरू से कोशिश भी करते हैं कि यार दोज हु आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, वी ट्राई टू जी सर। हेल्प इन अवर सर लिमिटेड एक्चुअली कैपेसिटी। जी, जो भी। जो भी आपका, जो आप डिसरप्शन क्रिएट करेंगे, जो आप मेंटरशिप क्रिएट करेंगे सर, मैं एक चीज के लिए श्योर हूँ, इसमें आप सबको नहीं खींच पाएंगे। लेकिन हम्म। हमारे जैसे बच्चे और हमारे जैसे बैकग्राउंड के बच्चे डेफिनेटली इसी तरफ आएंगे, दैट्स फॉर श्योर, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो उस ट्रैप से बचने के लिए उनके पास बहुत कॉन्स्टिडेंट्स है, आपके पास बिल्कुल आने के लिए उनके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो एक डेफिनेटली एक मैसेज रहेगा कि ट्रैप से बचे, यूट्यूब के ट्रैप से खासकर बचे, और यूट्यूब। जो ये वाला दूसरा इंडस्ट्री का ट्रैप है उससे भी बचे, ये मैसेज रहेगा। और उसके अलावा सर बस मैं इस जर्नी को 2 बार अचीव करने के बाद, एक सक्सेस अचीव करने के बाद, अभी तक कभी नहीं बोला है कि किन किन लोगों को श्रेय श्रेय जाता है सर। फैमिली और फादर और मदर के अलावा जिन लोगों को श्रेय जाता है सर, तो मैं आई थिंक पहली बार ऑन एयर में ये बोलना चाहूंगा सर। मेरा भाई, लकीली उसकी जॉब उस सेम टाइम पर लगी जब मैं तैयारी से पुल आउट करने वाला था, कि थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेंगे और दिल्ली रहना हम्म। डिफिकल्ट होगा। सेम हम्म। मंथ में उसकी जॉब लग गई। उसकी जॉब लगी, उसके बाद से सर 2017, 18 का टाइम था वो, उसके बाद से कभी घर से एक सिंगल रुपी भी नहीं मांगना पड़ा है। पहले उसने प्रोवाइड कराए, अब मैं खुद से सेल्फ सफिशिएंट हूँ बिल्कुल। इस डायरेक्शन में। मेरा भाई नितिन। उसके अलावा सर जो ग्रुप मिलता है ना, जनरली ये बोला जाता है हम्म। ओवरन के लिए खासकर और कोलबा के लिए फेमस है, कि वहाँ के बच्चों से लाइब्रेरी में थोड़ा बच के रहो, निगेटिव माहौल रहता है। तो मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज हुई है, जो रूममेट्स मिले, जो लाइब्रेरी मेट्स मिले, वो इतने पॉजिटिव थे कि मैं कभी श्योर नहीं हम्म। रहता था कि ये हो जाएगा, उनको लगता था कि ये हो जाएगा। उसके अलावा सर उन लोगों ने उस तरीके से मेरे लिए काम किया है कि मेरे को कभी, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कपड़े नहीं धोने पड़े, मेरे को हमेशा हम्म। कपड़े धुले हुए मिल गए, बहुत छोटी चीजें हैं ये। और कोई रूममेट क्यों अपने रूममेट के लिए ये चीज करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल। करेगा, लेकिन उन्होंने की मेरे लिए हमेशा। कभी कपड़े नहीं धोने पड़े सर, हम्म। कभी खाना ऐसे डाल के नहीं लाना पड़ा, हमेशा सामने रखा हुआ मिल गया कि भाई तुम पढ़ते रहो फिलहाल, पढ़ते। हम बैठे हैं इस सारे काम को करने के लिए, तो बिल्कुल। उसका मिला। और एक स्पेशल मेंशन आई वुड लाइक माय स्पेशल फ्रेंड मीनाक्षी, उनका काफी सपोर्ट रहा है। उनकी एक पॉजिटिव फैक्टर, एक पॉजिटिव एनर्जी जो आती है कि हाँ, जी यानी कि जो परिवार के लिए भी करना है वो उनके लिए भी करना है, तो जी। उनकी भी एक श्रेय जाता है। और उसके बाद सर इंटरव्यू के साथ से 2021 वाले अटेम्प्ट से मैं डेफिनेटली आपको पूरा पूरा श्रेय दूंगा सर। मैं ऑनलाइन कभी श्रेय नहीं दिया हो, लेकिन हम्म। जनरली जितने मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, अगर कोई मेरे से, जनरली मैं ऑफलाइन मोड में ही कन्वे कर पाता हूँ मैसेज उन सबको। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे सर्कल में होगा और वो या तो एसओएमपी को नहीं जानता होगा या पुनीत को नहीं जानता होगा, ऐसा बहुत रेयर एक केस होगा। थैंक यू फॉर दैट। ऐसा मतलब बोलते हैं कि हाँ ये सुना तो है, ये क्या है, तो मैं तुरंत बताता हूँ कि जेनुइनली सर, अलवर के भी उस दिन मैं अलवर में था, मैंने आपको कॉल किया, बिल्कुल तो वहां बिल्कुल। भी जो 2 लोग मिले मैंने तुरंत उनको बताया, हम्म। बोला हाँ यार सुना तो है मैंने। और उनमें से एक आईपीएस हो गए हैं इस साल। हम्म। हाँ, अलवर के ही थे वो। ओके ओके ओके। थैंक यू फॉर दैट। तो पूरी कोशिश रहेगी कि यार सब अच्छा करें। और शिविन जल्दी मिलते हैं। अभी जी सर। फिर से गेट टुगेदर अपना ड्यू है। दोबारा मिलेंगे, डी अच्छे जी से मिलेंगे पूरे जोश जी, के साथ, है ना। बिल्कुल सर।
हाँ शिवन, हाँ थैंक यू सर, मेरी फॉर योर पार्टी टाइम। ड्यू है, हाँ मुझे पार्टी हाँ देनी प्लीज। सर, मुझे एक्चुअली पार्टी, पार्टी देने के अंदर से वो रहती है, मैं दे वो नहीं पा रहा हूँ आपको वो पार्टी। वो अपना वो जो था ना, दही के शोले, वो तो एक हाँ पेंडिंग है ही है जी अपना, है सर। ना। जी सर, वो है अभी। वो अपना अभी पेंडिंग है, उसको करेंगे, जल्दी मिलेंगे, जल्दी जी मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, ठीक जरूर है सर। ना सर शिवन। आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान